क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान थोड़ा ज्ञान, ज़्यादा ध्यान ज़्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILC से अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। ठीक है, साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग, CET CUET वगैरह वगैरह की तैयारी होती है। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑनलाइन अगर आप घर बैठ के चाहते हैं कि अलीगढ़ के एक्सपीरियंस टीचर से अपने आप को तैयार करें, तो आप ऑनलाइन मोड पे जुड़ सकते हैं। वो लोग जो लोग अलीगढ़ नहीं आ सकते वो तो ऑनलाइन पे जुड़ ही सकते हैं। ठीक है, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग AMU जामिया दूसरे यूनिवर्सिटी के जो भी इंफॉर्मेशन एडमिशन से रिगार्डेड आते रहते हैं, हम लोग अपडेट करते रहते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता, आप किसी के चैनल को सब्सक्राइब किए हुए नहीं थे, तो आपको पता भी नहीं चलता लास्ट डेट कब निकल गया, कब टेस्ट हो गया, कब फॉर्म आया, कब गया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप बाद में जब लास्ट डेट निकल जाता है तो आपको खबर करते हैं, पूछते हैं कि भाई लास्ट डेट फॉर्म कब आएगा, क्या होगा। पता ही यहाँ चला कि यहाँ तो फॉर्म वॉर्म भर के लास्ट डेट कब का निकल चुका है। फिर आपका साल चला जाता है। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो कोई खर्चा तो है नहीं कि आपको घर से कुछ जा रहा है। हाँ, लेकिन आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। यूनिवर्सिटी के सारे इन्फॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, ये एक सवाल हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, कोलिजन से बेस करता हूँ एक हमने सवाल लिखा है। पहले सवाल तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, फॉर्मूले को रिवीजन के लिए लिखा है। तो मैं पहले सवाल को पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके बताता हूँ। ठीक है, क्या दे रखा है? 2 बॉल बियरिंग्स ऑफ मास m ईच, ठीक है, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, with equal speed v, collide head on with each other. What is the velocity of each ball after collision if the collision is perfectly elastic? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। तो दो बॉल है, दोनों बॉल का मास बराबर है m1, m है, m1 नहीं m1 है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जब कोलाइड करेंगे तो कोलिजन के बाद दोनों बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी ये बताना है। कोलिजन जो है इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, ये सवाल हो गया। इसका जो है थोड़ा सा मैं सोल्यूशन बताता हूँ। इसको क्या है इसका सोल्यूशन। तो पहले एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक बॉल है, इसका मास जो है m है, ये भी मास जो है इसका भी m है, दोनों का मास m है। ये इधर से एक वेलोसिटी से जा रहा है, मान लो u1 वेलोसिटी जा रहा है, ये इधर से u2 वेलोसिटी से आ रहा है। ये m1 है, ये m2 है। ठीक है, और कोलिजन के बाद कितना होगा वेलोसिटी v1 v2 ये निकालना है। कोलिजन के बाद कितनी वेलोसिटी होगी। ठीक है, कोलिजन इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन में कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी होता है उसका हम लोगों ने रिलेशन ड्राइव किया था, और क्या रिलेशन था वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे। पहले जो कोलिजन के बाद फर्स्ट बॉडी का जो वेलोसिटी होगा v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1, फिर प्लस 2 m2 u2 m1 प्लस m2। ये तो कोलिजन के बाद फर्स्ट बॉडी का वेलोसिटी होगा। कोलिजन के बाद ऐसे ही सेकेंड बॉडी का कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी होगा m2 माइनस m1
m1 प्लस m2 u2, ठीक है। और ये 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, ये दोनों वेलोसिटी होता है v1 v2 कोलिजन के बाद। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वो इंफॉर्मेशन दिया हुआ वो है m1 जो है m2 के बराबर है और ये m के बराबर है, ठीक है। u1 जो है पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं, जैसे ये इधर जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो ये u2 जो है नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो u1 जो है ना पॉजिटिव है, तो u2 जो है नेगेटिव डायरेक्शन है, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब कोलिजन के बाद v1 v2 कितना होगा, इसको निकालना है। इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन था वो उसको हम लोग डालते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है ना। v1 आफ्टर कोलिजन, v1 इज इक्वल टू, नाउ v1 इज इक्वल टू m1 m2 m1 प्लस m2 u1, फिर m2 u2 m1 प्लस m2, ये हो गया। v1 जब निकालते थे यहाँ मास m1 मास में से m2 को माइनस करते हैं, नीचे तो दोनों का मास सम होता है, u1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी दोनों मास का सम होता है नीचे में, ऊपर में सेकंड वाले बॉडी का मोमेंटम का डबल होता है, m2 u2 ये मोमेंटम होता है, ये डबल होता है इसका। अब जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है उसको हम लोग डालते हैं, तो क्या मिलेगा, v1 इज इक्वल टू, ये भी m है, ये भी m है, ये m है प्लस m है, और ये u जो है u ले लिया, दोनों का वेलोसिटी, दोनों का जो वेलोसिटी था, दोनों इक्वल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मूव विद इक्वल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये जो है ना, यहाँ पे एक चीज़ और है, u1 जो है u2 के बराबर है और वो u के बराबर है, u1 u2 मैग्नीट्यूड के हिसाब से बराबर है, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 मीटर पर सेकेंड उसका भी है, इसका भी है। हाँ, डायरेक्शन में फ़र्क है, तो हम लोग माइनस प्लस ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग u1 जो है हम लोगों ने पॉजिटिव डायरेक्शन ले लिया, तो हमने पॉजिटिव में डाल दिया, फिर ये 2, ये m ले लिया, u2 कितना हो जाएगा, माइनस u के बराबर है, माइनस u के बराबर है। यहाँ पे जो ना u1 u2 ने लिया, ये v लिया है, तो हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी को थोड़ा सा नोटेशन बदल देते हैं। ये जो यहाँ पे जो है u1 इज इक्वल टू u2 इज इक्वल टू v ले लेंगे और नोटेशन के साथ लेंगे। ये जैसे u से देखा है ना, उसको अब हम v से दिखाएंगे। क्वेश्चन में दे रखा अपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल वेलोसिटी v, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे v ले लेते हैं, ये v ले लेते हैं, फिर यहाँ पे m प्लस m हो गया। कितनी बात सुन ली। यहाँ पे क्या है, ये जो है हमारा m में से m माइनस कर 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो गया ये। अब यहाँ पे क्या होगा, v1 इज इक्वल टू माइनस 2mv, ये तो माइनस की वजह से माइनस हो गया, 2mv आ गया, m 2m, तो 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा, माइनस v हो जाएगा। यानी कोलिजन के बाद जैसे ये जाएगा, ठीक है, तो जिस वेलोसिटी से जाएगा टकराने के बाद उसी वेलोसिटी से वापस चलाएगा। v1 जो है v के बराबर, माइनस v के बराबर है, v जो इस इधर से ये जा रहा था, v के वेलोसिटी से जा रहा था, ये यहाँ पे दिखा था v, तो जितनी वेलोसिटी से जा रहा था टकराने के बाद वो उतनी ही वेलोसिटी से वापस आ गया। ये तो फर्स्ट वाले बॉडी का हो गया। अब हम लोग सेकंड वाले बॉडी का देखते हैं कि इसका क्या होगा, जब ये आ रहा था तो इसका क्या होगा कोलिजन के बाद। तो हम लोग उसका वैल्यू डालते हैं, क्वेश्चन को मिटा देते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग v2 दिख रहे हैं, v2 को निकालने जा रहे हैं, कोलिजन के बाद की जो वेलोसिटी होगी v2, तो m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, और ये u2 हो गया हमारा, ये फॉर्मूला डाल दिया, फिर प्लस ट्वाइस m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे दोनों का चूंकि मास बराबर है,
तो ये एम एम डाल देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, जैसे ये जीरो हो गया था वैसे पहला टर्म जीरो हो जाएगा ये, तो ये तो जीरो होगा। और यहाँ वाला लेते हैं तो ये m लिख देंगे, m1 को m लिख देंगे। u1 की जो वेलोसिटी थी पॉजिटिव वेलोसिटी यानी कि इधर से जा रहा है, u1 जो है ना v के बराबर है और u2 जो है माइनस v के बराबर है। ठीक है, तो हम लोगों ने माइनस v तो यहाँ पे यूज किया था, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं u1 जो है v के बराबर, तो v ले लिया और ये m 2m आ जाएगा दोनों में, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये v आ जाएगा। तो v2 की जो वेलोसिटी होगी v ही रहेगा। क्या मतलब हुआ कि पहले उसका माइनस वेलोसिटी था, मतलब वो इधर आ रहा था, माइनस था तो माइनस का मतलब वो इधर आ रहा था, अब ये प्लस हो गया तो क्या मतलब हुआ, ये इधर की तरफ जाने लगा। ठीक, तो क्या पता चला कि जब ये आ रहा था u1 इधर से जा रहा था और u2 उधर से आ रहा था, कोलिजन के बाद का सीन क्या होगा कि ये वापस जाने लगेगा, ये m2 जो है इधर मूव करने लगा और ये m1 जो है ना इधर की तरफ मूव करने लगेगा, ये पीछे की तरफ। ये टकराने के बाद दोनों पीछे जाएंगे, वो उधर जा रहा होगा ये इधर जा रहा होगा। कन्वेंशन के हिसाब से ये जो सेकंड वाले बॉडी की वेलोसिटी प्लस में आ जाएगा क्योंकि वो एक्स एक्सिस में उधर जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये जो है ना लेफ्ट में जाने लगा एक्स एक्सिस पे तो नेगेटिव हो गया, तो ये तो नेगेटिव हो गया और वो जो है ना पॉजिटिव हो गया डायरेक्शन के हिसाब से। कोलिजन के बाद क्या होगा, बोथ द बॉडी मूव्स अपोजिट टू ईच अदर। पहले दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे मूव करते हुए, ये एक दूसरे के करीब आ रहे थे, चूंकि इक्वल मास भी है इक्वल वेलोसिटी भी है, तो टकराने के बाद दोनों एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे और सेम वेलोसिटी से जाएंगे। जितना वेलोसिटी इसका होगा उतना ही वेलोसिटी इसका होगा। ठीक है, तो इसका क्या कंक्लूजन निकला यहाँ पे कि आफ्टर कोलिजन the two balls moves back, ठीक है, फ्रॉम ईच अदर, मूव अवे कर लेते हैं, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है ना, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, ठीक है ना, एक दूसरे से दूर मूव करके चले जाएंगे विद इक्वल वेलोसिटी, विद इक्वल वेलोसिटी, इक्वल वेलोसिटी से मूव कर लेंगे, मूव करके एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। कितनी बात सुन में मैं कुछ पूछना तो नहीं, एक छोटा सवाल था और बेसिक फार्मूले पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बेसिक फार्मूले को यूज़ करके ऐसे कर रहे हैं, लेकिन अच्छा है ये भी। अगला सवाल करने जा रहे हैं, अगला एक सवाल करेंगे, बहुत ही प्यारा सवाल है और मैं पहले लिखता हूँ फिर उसके बाद बताता हूँ कि वो क्या है कैसे है। ठीक है, आगे चले हम लोग, ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल is transferred to a stationary particle when moving particle strike with stationary particle of mass, first part 9 times in mass, equal in mass and 1/19th of its mass। क्या मतलब समझ में आया कि बोला क्या कि एक बॉडी है, एक पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है और जब वो मूव करेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी होगा। आगे जब जाता है तो एक मास है जो रेस्ट में है, उसका मास अलग अलग साइज का है, अलग अलग मेजरमेंट का है, लेकिन पहले वाले मास के कंपेयर में है। तो बताना है कि कितना परसेंट काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा उस वाले बॉडी में जो स्टेशनरी में है, उसमें कितना परसेंट काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा। अगर वो स्टेशनरी बॉडी का मास पहले दे रखा 9 टाइम्स है, 9 टाइम्स का मतलब ये है कि अगर ये वाली बॉडी जो पहले वाली बॉडी मूव कर रही है वो 1 kg का है, तो जो रेस्ट में है वो 9 kg का है। ऐसे ही सेकेंड पार्ट पूछा इक्वल इन मास, यानी जो मूव कर रहा जितना उसका मास है और जो रुका हुआ उसका भी मास उतना ही है, तो कितना परसेंट काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा। अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो एंड 1/19th ऑफ इस मास, यानी जो दूसरी वाली बॉडी है उसका मास छोटा है, 1/19th है,
तो फिर कितना मास काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा। ये सवाल है, इसको मैं थोड़ा फिगर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ मैं यहाँ पे और फिगर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। ये एक मास ले लेते हैं, इसका मास जो है m1 है, ठीक है, ये m1 है, इसका वेलोसिटी u1 है और इसका काइनेटिक एनर्जी जो होगा ये, ठीक, हाफ m u1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो बॉडी है ये मूव कर रहा है, इधर अलग अलग टाइप्स के मास रखे हुए हैं, ठीक है। जैसे एक बड़ा मास रखा है इस तरह से, इसका जो मास है इसके कंपेयर में 9 टाइम्स है, 9 टाइम्स है। एक यहाँ पे जो दूसरा मास दे रखा है इसी के साइज के बराबर है, इसी के मास के बराबर है, और यहाँ पे बहुत ही छोटा है, ऐसा छोटा सा मास है। मगर ये जो है ना मास, ये m2 जो है ये सभी रेस्ट में है, u2 जो है ना रेस्ट में, सभी ये रेस्ट में है। जैसे ये है इक्वल है मास के m1 के बराबर है ये, या और ये 1/19 टाइम्स ऑफ m1, 1/19 ऑफ m1 के बराबर है। तो बताना कि उसका काइनेटिक एनर्जी इसके काइनेटिक एनर्जी के रेस्पेक्ट में कितना उसका आ जाएगा, या इसमें कितना परसेंट काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करेगा। तो ये 3 अलग अलग टाइप के बनाया गया। तो इसका जो है एक हम लोग जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं, ये तो 9 टाइम्स इक्वल और ऐसा दे रखा, तो एक हम लोग जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं और उसी जनरल फॉर्मूला से हम लोग किसी भी कोलिजन को कितना परसेंट काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होगा निकाल सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पहले मैं एक जनरल फॉर्मूला बनाता हूँ, चलते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, ये यहाँ पे एक दे रखा है कि जो ये मास है उसका मास m1 है, ठीक है, मास m1 है, इसको m से ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, m1 भी लिख सकते हैं, m भी लिख सकते हैं। इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी, मूविंग बॉडी u1 ले लेते हैं, ठीक है ना, कितनी बात समझे, u1 ले लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग बॉडी, मूविंग बॉडी हाफ m1 u1 स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी का हो जाएगा। यहाँ पे जो है ना दोनों बॉडी, सभी बॉडी जो है ना रेस्ट में है, u2 रेस्ट में है, तो इनिशियली इनका अपना कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा क्योंकि रेस्ट में है। हाफ एम वी u2 स्क्वायर लेंगे, u2 0 है तो 0 ही होगा, तो सबका इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। लेकिन जब ये आके जब टकराएगा तो इलास्टिक कोलिजन की वजह से उनमें मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगा, तो उसको कुछ काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, या वेलोसिटी, पहले तो वेलोसिटी मिलेगा और वो बॉडी जितना भी वेलोसिटी से मूव करेगा उसी के प्रोपोर्शनल उसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, और वो जो काइनेटिक एनर्जी जाएगा वो दूसरे वाले बॉडी का हो जाएगा। तो वो जितना उसके पास काइनेटिक एनर्जी आया है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में कितना है, उसी का हम लोग को निकालना है परसेंटेज में। व्हाट परसेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल इज ट्रांसफर टू द स्टेशनरी पार्टिकल, ठीक है, कितना परसेंट इसका काइनेटिक एनर्जी उसके पास चला गया। तो अब हम लोग पहले वाला कंडीशन में देखते हैं इसका मास कितना है। तो हम लोग थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं, ठीक है। क्या दे रखा फर्स्ट पार्ट में, मास ऑफ स्टेशनरी बॉडी, ठीक है, स्टेशनरी बॉडी। यहाँ पे कभी 9 टाइम कर दिया, कभी इक्वल कर लिया, तो हम लोग x टाइम्स ऑफ m ले लेते हैं। m के कंपेयर में x टाइम का मास है, जनरल बना रहे हैं ना हम लोग, तो x टाइम मान लेते हैं, वो 9% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, 20 टाइम भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, तो x टाइम्स कर दिया, ठीक है ना। इसको हम लोग x टाइम्स ऑफ m1 या फिर x m1 के बराबर कर दिया। कितनी बात समझ में, ये चूंकि रेस्ट में था तो इसका अपना इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगा, लेकिन जब ये आके जब टकराएगा इलास्टिक कोलिजन होगा तो इसका वेलोसिटी कितना हो, तो अब हम लोग v2 निकालेंगे, v2 निकालेंगे।
तो वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन का फॉर्मूला लगाएंगे v2, और वो v2 का कितना वैल्यू होता है, ठीक है ना, उसको निकालने जा रहे हैं। ठीक, तो v2 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 u2 है, फिर प्लस 2 m1 टू m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये वाला क्या होगा u2, ये तो बॉडी रेस्ट में था ना, ये सेकंड वाला बॉडी तो रेस्ट में है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये u2 जीरो होने की वजह से, ये u2 जीरो होने की वजह से ये पूरा ही जीरो हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे जो मास आएगा ये तो 2m1 आ जाएगा ये, और u1 का जो वेलोसिटी है, जो भी हम लोग u1 ही रखते हैं अभी, ठीक है, u1 आ जाएगा, और फिर इसके नीचे जो है ये m1 तो ऐसे ही रहेगा, और ये m2 जो उधर का जो बॉडी रखा हुआ है x टाइम ऑफ m1 है, x टाइम ऑफ m1, ये m2 का जो वैल्यू है, यहाँ पे हम लोग ये लिख देते हैं, ठीक है ना, m2 जो है ना x टाइम ऑफ m1 है। यहाँ से m1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 2m1 u1 अपॉन m1 कॉमन ले लिया, 1 प्लस x ले लिया, m1 से m1 कैंसिल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, और ये आ जाएगा 2u1 अपॉन 1 प्लस x, ये हमारा वेलोसिटी आ जाएगा कोलिजन के बाद, ट्वाइस ऑफ u1 अपॉन 1 प्लस x, ये हमारा वेलोसिटी आ गया। अब अगर इतना इसका वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी निकालने जाते हैं। ठीक है, इसको मैं क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूँ, इसको काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टेशनरी बॉडी आफ्टर कोलिजन, इसको K2 बोल सकते हैं हम लोग। तो सेकेंड वाला बॉडी का जो मास है हाफ m2 v2 स्क्वायर ले लिया, ठीक है ना, m2 v2 स्क्वायर, इसका जो मास है 1 अपॉन ये m2 का जो वैल्यू है, हम लोग यहाँ पे m2 लिखा है, और x टाइम ऑफ m1 है, x टाइम ऑफ m1, ये हो गया मास, और v2 का जो वेलोसिटी है, ये कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी हो रहा है 2u1 अपॉन 1 प्लस x, 2u1 अपॉन 1 प्लस x, इसका स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये दे रखा हमारा 1/2 mx m1, और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4u1 स्क्वायर करो, ऊपर का भी नीचे का भी, अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये हमारा ऊपर का भी स्क्वायर कर दिया और नीचे का भी स्क्वायर कर दिया ये। ठीक है, अगर हम लोग इसको अरेंज करते हैं तो ये जो अरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखिए ये हाफ है, ये m1 है, ये u1 स्क्वायर है, इसको एक साथ लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग, हाफ m1 u1 स्क्वायर, ये तो हमने इन तीनों को एक साथ कर लिया, हाफ m1 u1 स्क्वायर, ये x बचा हुआ है, ये 4 बचा हुआ ये है, तो इसको हम लोग 4x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ये हमारे पास ये इस तरह से आ गया, और ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड बॉडी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, ये जो है काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर, यहाँ पे शुरू में भी दे रखा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी, ठीक है, मूविंग बॉडी हाफ m1 u1 स्क्वायर, इसको काइनेटिक एनर्जी E1 दे देते हैं या K1 दे सकते हैं, इसको चाहे तो हम लोग K1 लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी मूविंग बॉडी, तो ये भी काइनेटिक फर्स्ट बॉडी के बराबर हो जाएगा, तो K2 जो होगा ये 4x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर इंटू K1,
ये K1 है। K2 जो है ना काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकेंड बॉडी जो होगा वो 4x/1 + x का होल स्क्वायर k, ये K1 के बराबर होगा। ये हमारा सेकेंड बॉडी का काइनेटिक एनर्जी होगा कोलिजन के बाद, ठीक है। और ये था हाफ m1u1², इसको K1 से दिखा दिया। तो अब जो ये सेकेंड बॉडी है इसका पास काइनेटिक एनर्जी इतना है, पहले वाले के पास इतना है, तो कितना परसेंट ट्रांसफर हुआ, यानी इसका काइनेटिक एनर्जी अपॉन इसका काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। मैं थोड़ा सा यहां से मिटा दूं, परसेंटेज ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, ये K2/K1 इंटू 100%, K2/K1/100%। K2 का वैल्यू कितना है 4x K1/1 + x का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके नीचे आ जाएगा K1 इंटू 100%, ठीक है। K1 से K1 कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक। और ये आ जाएगा हमारा 4x/1 + x का होल स्क्वायर इंटू 100%। ये एक हमारा फाइनल फार्मूला आ गया, यानी एक बॉडी, पहला बॉडी मूव कर रहा है और दूसरा बॉडी रेस्ट में है। दूसरे बॉडी का मास चाहे जितना भी हो, पहले बॉडी के मास के कंपेयर में दे रखा, लेकिन ठीक है ना कि पहले बॉडी के रिस्पेक्ट में उसका मास इतना है। तो टकराने के बाद जब दूसरा जो रेस्ट वाली बॉडी है वो भी मूव करेगा, उसके पास जो जब मूव करेगा तो उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, लेकिन वो पहले वाले बॉडी का काइनेटिक एनर्जी उससे मिलेगा। तो कितना परसेंट काइनेटिक एनर्जी दूसरे वाले बॉडी पे ट्रांसफर हो गया, वो जो फॉर्मूला है हमारा ये है 4x/1 + x का होल स्क्वायर इंटू 100%। अब ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। कंडीशन क्या है, एक बॉडी मूव कर रहा है, दूसरे बॉडी रेस्ट में है, और दूसरे बॉडी का जो मास है पहले बॉडी के मास के कंपेयर में दे रखा है कि इतना ज़्यादा है, इतना कम है, या इतना कम, ठीक है। तो उसमें जब टकराने के बाद कितना काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होता है, ये है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है कंपटीशन के लिए। हमने पहले भी कहा है कि एक तो डायरेक्ट फार्मूला हम लोग बनाते हैं, और उसमें जो पैरामीटर्स होते हैं, ज़रूरी नहीं कि इस क्वेश्चन में जो पूछा गया वही बार बार पूछे, दूसरी भी चीज़ पूछ सकता है। तो वो पूरे फार्मूले में कौन कौन से पैरामीटर्स आते हैं वो याद रखना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। तो मैं इसको ज़रा सा एलाबोरेट करता हूँ यहाँ से। ये तो हमने रिलेशन, जनरल रिलेशन ड्राइव कर दिया, ठीक है। आगे मैं चलता हूँ, यहाँ से नोट कर लीजिए, जैसा ऊपर नीचे से मैं मिटाऊंगा। परसेंटेज ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। फॉर्मूला दे रखा है, ये हमें याद है 4x/1 + x का होल स्क्वायर इंटू 100%। ये याद करके रखना है। यहाँ पे x क्या है, कितना टाइम्स है वो, यानी जो पहले वाले मास है उसके रेस्पेक्ट में कितना है ये। अब जैसे फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट में क्या था, 9 टाइम्स इन मास दे रखा था, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, ये x = 9 टाइम्स, ठीक है ना, 9 टाइम्स है x का वैल्यू। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे x का वैल्यू 9 डाल देते हैं और परसेंटेज निकाल देते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 × 9/1 + 9 का होल स्क्वायर इंटू 100%, ठीक है। 9 4 × 36, और ये 9 + 1 10, 10 का स्क्वायर इंटू 100
परसेंट। 10 का स्क्वायर 100 होगा, तो 36 इंटू 100% अपॉन 100, ये 100 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना 36%। यानी अगर इस बॉडी का मास 9 टाइम्स है इस वाले के मास के, तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होगा वो 36% ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है ना, 36%। बाकी सब ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन 36% काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा। कहाँ कहाँ समझ में आया ये? आगे चले हम लोग, आगे चले। ये जो ना 1/19 है, मैं उधर लिख देता हूँ 1/19 थर्ड पार्ट को, यहाँ लिख देता हूँ थर्ड पार्ट को 1/19। ठीक है, ये अब मैं दूसरी पार्ट यहाँ पे कर रहा हूँ। तो दूसरे में क्या बताया है कि इसका जो मास है पहले वाले के मास के बराबर है। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में क्या होगा, x इज इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों का मास बराबर है, तो दोनों का मास बराबर है, तो x का वैल्यू भी 1 ही आएगा। ठीक, अब हम लोग इसमें इस फॉर्मूले में डालते हैं, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 1 अपॉन 4, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 100%, ये 4 आ जाएगा, और ये 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और ये 100% आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, ये 100%। क्या मतलब हुआ कि जितना इसके पास काइनेटिक एनर्जी था वो सब के सब दूसरे वाले बॉडी को ट्रांसफर हो गया, क्योंकि दोनों का मास बराबर था। और जो कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहता है, मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। तो जब ये जाके टकराएगा इक्वल मास से, तो हम लोगों ने वहाँ पे स्पेशल केसेस में किया था कि जब भी कभी दो इक्वल मास होते हैं, एक मास रेस्ट में है, दूसरा जब मूव करके आता है, जब टकराता है तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाता है। यानी पहले वाला जो है, पहले वाले की जितनी वेलोसिटी थी, दूसरे वाले की जितनी वेलोसिटी, कोलिजन से पहले कितनी वेलोसिटी थी पहले वाले की, u1 था, और u2 कितना था, 0 था, क्योंकि वो रेस्ट में था कोलिजन से पहले। लेकिन जैसे वो टकराएगा तो ये u1 0 हो जाएगा, और u2 जो ना u1 के वेलोसिटी से मूव करेगा, क्योंकि वेलोसिटी एक्सचेंज होता है। हम लोगों ने डराइव करके स्पेशल केसेस में लिखा है। ठीक है ना, कोलिजन में, कोलिजन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में, तो इक्वल जब मासेस होते हैं तो उनका आपस में वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाता है। तो जैसे वेलोसिटी, जैसे जितना वेलोसिटी से ये पहला बॉडी मूव कर रहा था, और इधर मास रेस्ट में, या मास सॉरी रेस्ट में है मगर मास बराबर है, तो जितना इसका काइनेटिक एनर्जी होगा सब उसको ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये रेस्ट में चला जाएगा और वो इसी के वेलोसिटी से मूव करने लगेगा, तो उसका काइनेटिक एनर्जी उतना ही हो जाएगा जितना इसका था। तो काइनेटिक एनर्जी 100% ट्रांसफर हो जाएगा। ये कितनी बात सुनी। अब यहाँ पे चलते हैं, थर्ड वाला में जो मास दे रखा 1/19 था इस वाले के मास के कंपेयर में, तो कितना परसेंट काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होगा वो लिखने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, थर्ड केस कर रहे हैं। थर्ड में क्या दे रखा है, ये जैसे देखिए, ये 4x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 100% था। ठीक है, यहाँ पे जो थर्ड में दे रखा है x की जो वैल्यू है, x इज इक्वल टू 1/19 है, थर्ड वाले में ले रहे हैं हम लोग। तो क्या आ जाएगा, ये 4 इंटू 1/19, ठीक है, x का वैल्यू है, फिर 1 प्लस 1 अपॉन 19 का होल स्क्वायर इंटू 100%। कितनी बात सुन में। यहाँ पे ऊपर में तो मल्टीप्लाई होके इतना ही रह जाएगा, नीचे में एलसीएम लेंगे तो 19 यहाँ चला जाएगा, 19 में 1 प्लस का 20 अपॉन 19 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/19 और ये 20 अपॉन 19 का होल स्क्वायर इंटू 100%। कितनी बात समझे। इसका नीचे वाले का रेसिप्रोकल करेंगे, हाँ, तो नीचे वाला का रेसिप्रोकल करेंगे तो 4/19 हो जाएगा, और ऊपर में 19/20 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये स्क्वायर ऐसे कर लेते हैं, या फिर हम लोग अलग अलग स्क्वायर कर लेते हैं। ये 19 का स्क्वायर 2 दफ़ा कर लेते हैं, और ये 20 का स्क्वायर 2 दफ़ा 20 कर लेते हैं, ये 100% कर लेते हैं।
ठीक है, ये 19 से कैंसिल होगा 19, और ये 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा 400, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 19 अपॉन 400 इंटू 100%। तो ये 2 जीरो से तो इसका 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा ये 19, तो 19% ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है ना। 19% काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा इसमें, 1/19 है। तो कितनी बात समझ में आई। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा परसेंटेज ट्रांसफर का, ये ध्यान करके रखना है इसी में। अब ये जो परसेंटेज ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, और यहाँ पे x क्या है, मास ऑफ द सेकंड बॉडी विच इज इन रेस्ट, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बॉडी, ठीक। और उसी को डाल डाल के हम लोग निकाल ले, जैसे पहले में निकाला 36% ट्रांसफर हुआ मास जब 9 टाइम था, तो और अगर वो बराबर था मास तो 100% ट्रांसफर हो गया। फिर 1/19 था तो 19% का ट्रांसफर हो गया। कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो है दे रखा है कि इतना परसेंट आपका काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो गया है, तो उस बॉडी का मास कितना है, ठीक है ना। मान लो 40% या 50% काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो गया है, तो बताना है कि उस बॉडी का मास कितना है। तो इसका मैं एक इन्वर्स क्वेश्चन भी कर देता हूँ, वो तो सवाल में था नहीं, मगर मैं इन्वर्स क्वेश्चन कर देता हूँ, ठीक है। आगे चले हम लोग, यहाँ तक नोट कर लिए, नोट कर लिए ना सब, ओके। एक मैं इन्वर्स क्वेश्चन कर देता हूँ इसका। In elastic collision, a body moving, a moving body of mass m and velocity v, collide with another mass, collide with another mass, ठीक है, another mass and another mass, and there is 50% transfer of kinetic energy, 50% transfer in kinetic energy. What is the mass? What is the mass of another body with respect to first body, with respect to first moving body, first moving body, ठीक है ना, ये दे रखा है। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला पता है परसेंटेज ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी का, परसेंटेज ट्रांसफर ऑफ ये हमारा फॉर्मूला परसेंटेज ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी का 4x अपन 1 + x का होल स्क्वायर इंटू 100%। यहाँ पे कितना ट्रांसफर हो रहा है, 50% ट्रांसफर हो जा रहा है, तो यहाँ पे कितना वैल्यू आ जाएगा 50%, ठीक है। ये आ जाएगा 4x अपन 1 + x का
होल स्क्वायर इंटू 100%। ठीक है, तो परसेंट से परसेंट इधर से कट जाएगा, और ये जो है ना 50 से काटोगे तो ये 2 से कट जाएगा, तो ये बचेगा 1 और ये बचेगा 4x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1। ये तो पूरा कट, सॉरी 2 है, ये 2 है, ये 50 से काटा था ना, तो ये 100 को तो 2 आया था। ठीक है, अब ये 2 से मल्टी होता है 8x हो जाएगा, और ये हम लोग इसको नीचे से इधर ट्रांसफर करते हैं, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ये 8x आ जाएगा, ये 4 टू द 8x। ठीक है, आगे चले हम लोग इसको फॉर्मूले से एक्सपेंड कर देंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 8x। ठीक है, और इसको जो है 8x को इधर लाते तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्या बन गया? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हमें इसमें अल्फा बीटा जो रूट निकालते थे वो निकालेंगे। कैसे निकालते थे हम लोग? अल्फा या बीटा निकालते थे तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो यहाँ पे a की जगह पे कितना है 1, b की जगह पे कितना है -6 और c की जगह पे कितना है 1। ठीक है, तो इससे हम लोग निकाल लेते हैं। ये क्वेश्चन मिटा दिया हमने, जिससे अल्फा निकाल लेते हैं। अल्फा तो क्या हुआ -b प्लस रूट डी अपॉन 2a। तो b की जगह पे यहाँ पे -6 है, तो -6 प्लस डी होता है b स्क्वायर -4ac। ठीक है, अपॉन 2a। ठीक, तो ये तो प्लस में आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा b का स्क्वायर यानी कि 36। ये b मतलब -6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा। फिर ये -4 a की जगह पे 1 है और c की जगह पे भी 1 है, ये अपॉन 2a, a की जगह पे 1 डाल दिया ये। ठीक, ये जो 36 है इसमें से 4 माइनस कर देंगे तो 32 आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू 6 प्लस 32 रूट में अपॉन 2। 32 का अगर हम लोग करते हैं फैक्टराइज तो 6 प्लस 4 रूट 2 अपॉन 2। 32 का जब फैक्टराइज करेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 रूट 2 आएगा ये, और 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 प्लस 2 रूट 2, इतना उसका मास होगा। यानी यहाँ पे जो x का जो वैल्यू होगा हमारा 3 प्लस 2 रूट 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द इनिशियल। यानी ये जो x का जो वैल्यू है वो है 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन m1। ये इसके इनिशियल मास के बराबर है, ये तो मास 1 है, ये x का वैल्यू आ गया हमारा। ठीक है, तो ये x आ गया, ये छोड़, इसकी तो छोड़ो, इतना टाइम्स मास है उसका, दूसरे बॉडी का मास इतना है। कितनी बात समझ में आई है? तो इस तरह से हम लोग x का वैल्यू भी निकाल सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे। मगर ये सीधा वाला जो क्वेश्चन है कितना परसेंट काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र कर जाएगा, तो वो भी बहुत आसान मतलब फार्मूला तो डिराइव किया, लेकिन ये बहुत ही छोटा और कंपटीशन के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला बन गया। 4x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 100%, इतना परसेंट मास का दिया रहेगा तो हम लोग देख सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे आज ये यहीं पे रहने देते हैं। ये अच्छा सवाल था, इसे रिवीजन करिएगा, हम लोग कंटिन्यू रखेंगे आगे, अभी और भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल हम लोग करेंगे इसको। ठीक है, आज यहीं पे रहने देते हैं।